हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर। आज हम क्लास 12th की पहली बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का जो पहला चैप्टर है उसके फंडामेंटल्स, उसके अंदर उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो उसमें मेन चीज आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? तो जब भी हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो पीएनएल और पीएनएल के बाद और बैलेंस शीट से पहले हमें ये अकाउंट बनाना पड़ता है इस क्लास में, क्योंकि हम ये इसको सीख रहे हैं। तो पीएनएल के अंदर हम जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम डायरेक्टली जब बैलेंस शीट बनाते थे तो उसके अंदर अगर प्रॉफिट आया तो ऐड कर देते थे, लॉस आया तो लेस कर देते थे पार्टनर्स की कैपिटल में बैलेंस शीट के अंदर जाके। बट अब वो जो प्रॉफिट है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना इंटरेस्ट जाएगा कैपिटल पर, कितना हम उसके अंदर से उनके ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज करेंगे, कितना उनके लोन पे चार्ज करेंगे, कितना उनके लोन को इंटरेस्ट देंगे, तो वो सब हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना पड़ता है। तो जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि इसके अंदर से पार्टनर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। दूसरा, ये एक साल के लिए प्रिपेयर होता है, ऐसा नहीं कि क्वार्टरली हम प्रिपेयर करें। जब बैलेंस शीट बनानी होती है उसी टाइम पे ये भी बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाया जाता है ये। जब हम कंपनी खोलेंगे या फिर कंपनी के लिए करेंगे तो उस टाइम पे हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, कंपनी की जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इट शोज द अप्रोप्रिएशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसका अप्रोप्रिएशन, उसको कैसे कैसे भेजेंगे, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब इसके अंदर आता है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट इज पास्ट गिविंग इफेक्ट्स टू द पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हुआ, जैसे कि पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, या फिर उनके ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, या फिर उनके लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो सब इसके अंदर यहाँ से पास होता है। इसके अंदर उसी डीड के हिसाब से एंट्रीज पास होती है। तो यहां तक इसके फीचर्स आ गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है वो हम सीखेंगे इसके फॉर्मेट पे। तो इसके फॉर्मेट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आ चुका है हमारा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जैसे कि हम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है 31 मार्च 2025। सो और एक साइड पे डेबिट आएगा, एक साइड पे क्रेडिट। फॉर्मेट एस नॉर्मली रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसके अंदर की चीजें जानते हैं। तो अगर हमारा पीएनएल अकाउंट में लॉस आता है तो उसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लॉस आएगा तो उसको डाल देंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट करके डाल देंगे इसके अंदर क्रेडिट साइड पे, इसके इस अकाउंट के। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर रीड के अंदर मेंशन करा गया है कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ए और बी जो भी इनका कैपिटल होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट उतना % चार्ज करो और फिर इनको इंटरेस्ट दे दो। सेकेंड चीज, कोई पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो वो आएगा। थर्ड, पार्टनर की कमीशन आएगी। फोर्थ, अगर कोई रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो रिजर्व भी आ जाएगा। और ये सारा आ गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ए और बी के हिसाब से आएगा। जैसे यहाँ पे ए और बी है ना कैपिटल, वैसे ए और बी हर एक पार्टनर ने, मतलब जिस भी पार्टनर ने इंटरेस्ट और ड्राइंग्स ली है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट चार्ज करना है एज पर डीड वो लिखा जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा आता है तो लॉस हो जाएगा, वो हमें ए और बी के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से हमें उसको हटाना पड़ेगा, जो लॉस को कवर करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो हमें डेबिट साइड से उसको कवर करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा आता है यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली चीज, कौन से एप्रोप्रिएशन है अगेंस्ट प्रॉफिट और कौन से चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि अप्रोप्रिएशन होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये अगर लॉस हुआ है कंपनी को तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, अगर नेट लॉस आता है हमारे पास तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। बट वही जो सैलरी होती है और जो कमीशन होते हैं ये चार्ज होते हैं, ये देना ही देना होता है पार्टनर को, तो इनको हमें देना पड़ता है। रिजर्व अगर क्रिएट करना है तो कर दो, मेंशन करा है कि क्रिएट करना है तो करो।
ठीक है। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी हमारा मतलब एक तो गेन हो रहा है कंपनी को, क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनर्स ने ड्राइंग्स लिया उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो कंपनी बोल रहा हूँ एक पार्टनरशिप फर्म तो करेगी, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट होएगा इससे, तो ये करना ही करना पड़ेगा अगर है तो ये है हमारा फॉर्मेट, और नीचे बैलेंस इक्वल हो जाएंगे दोनों साइड से करके। तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट, जो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ तो कैपिटल अकाउंट में दो या फिर करंट अकाउंट में दो, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है कैपिटल और करंट में, अब हम वो जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। बहुत बेसिक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन करा है कि हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करनी है, तो हम सारी ट्रांजैक्शन उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से करेंगे। और अगर मेंशन करा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करना है, तो हम उनके करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो अब सवाल उठता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल है क्या? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब नाम से पता चल रहा है कि कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है। मतलब फ्लक्चुएटिंग मतलब जो ऊपर नीचे होता रहता है, चेंज होता रहता है काफी बार, यानी कि हम कैपिटल बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉक्स एक पार्टनर का कैपिटल है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि बॉक्स का साइज इतना ही होना चाहिए, उनकी कैपिटल का साइज इतना ही होना चाहिए। ये आगे जाके ट्रांजेक्शन के बाद ऐसे बढ़ भी सकता है, या फिर आगे जाके ऐसे छोटा भी हो सकता है। तो ये होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की उनकी कैपिटल ऐसा फिक्स कोई हमारे ऊपर नहीं है कि हमें इतनी ही बना के रखनी है, उनकी कैपिटल इतनी ही होनी चाहिए इतने से एरिया में। वो बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं। तो उसके लिए हम कैपिटल यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमें मेंटेन करना है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे ऊपर मैंडेटरी हो जाता है कि हमें अगर ये साइज है हमारे बॉक्स का, तो हमें यानी कि कैपिटल का, तो हमें इतना ही रखना है, इससे 1 इंच भी या 1 सेंटीमीटर भी हम आगे पीछे नहीं हो सकते। इतना है यानी इतना ही रहेगा। इसीलिए हमें इसके अंदर एक दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि होता है करंट अकाउंट। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो करंट अकाउंट में होगी। तो करंट अकाउंट हम इतना कर सकते हैं, वो उसके अंदर ज्यादा ट्रांजैक्शन करो वो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। करंट अकाउंट हमारे कैपिटल अकाउंट से बड़ा भी हो सकता है, उसमें ज्यादा अमाउंट भी आ सकता है, उसमें कम अमाउंट भी आ सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जैसे कि एक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट कर रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रखा है, इसके ऊपर उसको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है साल का, यानी कि 6,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके अंदर हम डायरेक्टली उसके कैपिटल में वो 6,000 का इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो 1,06,000 का उसका टोटल कैपिटल एंड में आएगा, ईयर के एंड में, यानी कि हमें जो भी हमारा और उसका इंटरेस्ट है या फिर कोई भी प्रॉफिट है, तो हम उसकी डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। वहीं करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होगा, जब हमें फिक्स कैपिटल बनानी होगी उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर हमें 1 लाख दे रखा है उसके अंदर फिक्स कैपिटल में, तो हमें इसको छेड़ना ही नहीं है। इस उसके केस में ये जो 6,000 होगा, ये हमारा चले जाएगा करंट अकाउंट में। अब वो 6,000 हमारा अलग ही करंट अकाउंट में चले जाएगा, उसमें हम कैपिटल के अंदर कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो कैपिटल 1 लाख का है, तो हमें उसको थ्रू आउट द फर्म, जब तक फर्म चलेगी पूरा उसके लाइफ स्पैन में उसको उतना ही रखना है, अगर फिक्स कैपिटल हम लेके चल रहे हैं उनकी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा था रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है, तो रिजर्व भी 3 टाइप से हमारे ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला होगा या तो नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई परसेंटेज कैलकुलेट होगा, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर कोई परसेंटेज कैलकुलेट होगा, या फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर कोई परसेंटेज कैलकुलेट होगा, और उस हिसाब से हम निकालेंगे रिजर्व्स कि कितने अमाउंट का रिजर्व ट्रांसफर होना है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने उसके अंदर बताया था कि सैलरी, रेन्यूमरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो ट्रांसफर टू रिजर्व्स होते हैं, ये हमें चार्ज करने होते हैं। ये हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तब माना जाता है जब क्वेश्चन में स्टेट हो। ठीक है। कई सारे क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको चार्ज करना ही पड़ेगा, तो हमें उस टाइम पे चार्ज करना है। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है उसके अंदर, कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमें उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेके चलना है, यानी कि हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। अगर लॉस आया, प्रॉफिट आया तो हमें चार्ज करना ही पड़ेगा, अगर लॉस आया तो हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब रिजर्व्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, सबसे सिंपल है। अगर मान लो हमें दे रखा है 1 लाख का नेट प्रॉफिट, तो वो बोल देंगे कि नेट प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो 10/100 कर दो, जो हमारा अमाउंट आया 10,000, ये 10,000 हमारा रिजर्व्स में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे सिंपल है ये। सेकंड है परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये थोड़ा सा और
नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें नेट प्रॉफिट में से सारे जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन हो गया, ये सब माइनस करना है, सिवाय रिजर्व्स के जो हमें ट्रांसफर टू रिजर्व करना है। उसको माइनस करे बिना जितना भी हमारा इंटरेस्ट हो गया, हमारा सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सब माइनस करो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो उसको चार्ज करो। उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, जो हम अपना जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में जो पार्टनर्स को बांटने के लिए जो अमाउंट बच जाता है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर, तो उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 1 लाख का ही हमारे पास नेट प्रॉफिट आया, और उसमें से 44,000 के, 44,000 के हमारे पास जो भी कह सकते हो आप, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह सब है, तो 44,000 के प्लस 4,000 का हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 बचा। और इस ये जो 60,000 है, ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसके ऊपर हमें 10% निकालना है, यानी कि 10/100 विच इज 6,000 हमारा यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर होने का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे 10,000 आया, यहाँ पे 6,000 आया। अब लास्ट आते हैं इसके पार्ट पे। लास्ट में क्या है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, बट अगर आप समझ जाओ तो इजी है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, या फिर इसको हम कह सकते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसके अंदर क्या सीन होता है, सबसे पहले हमें ये सब तो माइनस करना होता है, लेकिन ये जो 60,000 यहाँ पे ना, इसके अंदर ही हमारा रिजर्व का भी अमाउंट होगा, तो हमें इसके अंदर से निकालना है। यानी कि मान लीजिए 1 लाख के ऊपर हमारा, दोबारा लिख देता हूं, 1 लाख हमारा अमाउंट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा लेस कर दो 50,000 जो भी हमारे रिजर्व्स वगैरह है, और क्या रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स नहीं, सॉरी, इसके अंदर से लेस कर दो हमारा, हाँ रिजर्व्स भी आ गया इसके अंदर हमारा, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, सैलरी, रेन्यूमरेशन, कमीशन सब आ गया 50,000 में, प्लस इनका कोई इंटरेस्ट उसके ऊपर बचा होगा तो वो भी मतलब जो भी इंटरेस्ट इनका बचता है, 5,000 का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सॉरी मैं नाम भूल रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 का इसके अंदर ऐड कर दो, तो ये हमारा आया 55,000। अब ये जो 55,000 है, इसी के अंदर हमारा रिजर्व जो हमें कैलकुलेट करना है, वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। अब इसको निकालेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। जितना भी हमारा रेट है, फॉर एग्जाम्पल 10% हमको लेना है, तो 10/100, जो भी 10/100 हम करते हैं नॉर्मली, वो तो हमें करना ही है, प्लस जो नीचे 100 है उसके अंदर प्लस उतना रेट, जितना रेट ऊपर दे रखा है उतना ही रेट ऐड कर दो, यानी कि ऊपर का रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर 10% है तो ऊपर 10/100 प्लस 10 कर देना है, यानी कि 55,000 इंटू 10/110 कटा 11 डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा 5, कितना 5,000, 5,000 बचा डिवाइड होके, तो ये 5,000 ही हमारा आ गया रिजर्व्स का अमाउंट, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं, अगर हमें कुछ भी अमाउंट इसके अंदर अगर है इंक्लूडेड, वो निकालने के लिए हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो एक केस और आता है, मतलब जब आप अपना पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो सिंपल रहेगा कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है और आपने जो एप्रोप्रिएशन है वो कम करी है, तो जो बचा होगा वो कैपिटल में बढ़ जाएगा, इजी रहेगा। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मिलाकर और नेट प्रॉफिट को मिलाकर आपका आया 1 लाख, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका सैलरी, कमीशन, रेन्यूमरेशन और रिजर्व्स को मिलाकर आपको 50,000 आया। तो अब उसको अप्रोप्रिएट करो जितना भी देना है, उसका जो 50,000 बचा है उसको पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दो, ठीक है, ये सिंपल है। अब कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट कम हो गया, हमारे पास नेट प्रॉफिट और ड्राइंग्स को मिलाकर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मिला के प्रॉफिट कम बना है, बट हमारा इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन को मिला के हमारा ज्यादा बना है। मान लीजिए 1 लाख बना हमारा इन नॉन नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मिलाकर, वही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन और रिजर्व्स को मिला के बना है 1,20,000, ठीक है।
तो 20,000 ओवर लिमिट हो गया। अब हमें उस केस में करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह है, उनको हमें एज अ चार्ज लेना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज अ चार्ज हम चार्ज करेंगे और फिर जो लॉस आएगा 20,000 को, उसको पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट से लेस कर देंगे। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, हमें उन्होंने बोला कि उनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेके करना है, तो अब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें जितना भी हमारा, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ले लेता हूं मैं, और एक कमीशन भी ले लेता हूं, और दो पार्टनर ले लेता हूं, ए और बी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 30,000 मिल रहा है, बी को 20,000 मिल रहा है। ठीक है, सैलरी ए को मिल रही है 30,000 की और बी को कुछ नहीं मिल रही। ए को कोई कमीशन नहीं मिल रहा, बी को 40,000 का कमीशन मिला है। अब इनका टोटल कर दो, कितना इनका एप्रोप्रिएशन बैठा? 30 30 60 60 और 40 और 20 60 60 60 120, 60,000 इसका बैठा और 60,000 इसका बैठा। ठीक है, ये मैंने केस ऐसा लिया है कि इसके अंदर मेरा दोनों का इक्वल आया है। ठीक है, कुछ अगर बाय चांस कभी कभार केस में क्या होगा, यहाँ पे 30,000 दे रखा हो तो यहाँ 50,000 हो जाता है, तो मैं वही केस कर देता हूँ। तो यहाँ पे 30,000 आया, यहाँ पे 50,000 आया। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करा, ये 1,10,000 आया, और हमारा डिविजिबल प्रॉफिट जो हो गया, जो डिविजिबल प्रॉफिट कह लो, या फिर जो अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास, अवेलेबल प्रॉफिट, वो हमारे पास सिर्फ 1,00,000 का है। अब है तो कम, 10,000 कम है। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि यहाँ पे एक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं कि ये चार्ज है, हमें इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेके चलना है। तो 1,00,000 हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, 1,10,000 हमारे पास ये आ रहा है। अब हम इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का, ये जो टोटल अमाउंट आया ना, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालो। 6:5 हमारा इसका आ जाएगा। ठीक है, 0 और 0 कट। ठीक है, 6:5 का रेशियो हमारा आया इसके अंदर। अब 6:5 में हमें 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी इसके अंदर। हियर इट इज। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 6, तो कुछ 54545 करके आ रहा है, 0.4। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे फिगर में। तो ए का आया है यहाँ पे, इसको हम 6:5 में बांटेंगे, 6:5 ए और बी को। तो ए का आया हमारा 54545। ओके, 0.4 है, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 45 ही करूंगा, और 1,00,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5, जो बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा 45454, जिसको मैं करूंगा 5 एंड में, ताकि ये टोटल हम राउंड ऑफ करके, तो इतना इतना दोनों में बटेगा, ये ए में जाएगा, ये बी में जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ज्यादा पार्टनर्स हो तो 3 के रेशियो में बढ़ जाएगा, 3 के बीच में रेशियो आएगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है, तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाके लाइव सेशन लीजिए मेरे साथ, आप कोर्स ले लीजिए। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में कोर्सेज, आप मेरे साथ लाइव सेशन में आ जाएंगे। फायदा क्या होएगा लाइव सेशन का, मैं बता देता हूँ। 1-on-1 इंटरेक्शन मिलेगा आपको, डाउट क्लियर होएंगे। मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे मैंने खुद स्कोर करा था बोर्ड एग्जाम्स में, मैं आपको भी हेल्प करूंगा ऐसे बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का, अगर आपको स्कोर करना है। और सबसे बड़ी चीज, नॉलेज तो बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले पार्ट में।